नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। एक साधारण सी बात कही जाती है हमारे यहाँ, जब भी कोई मुहूर्त वगैरह का विचार करते हैं, आम आदमी आता है तो कहता है पंडित जी देखिए कोई भरड़ी भद्रा तो नहीं है। ये दो शब्द में बोलते हैं, अजीत मिश्रा जी आप भी जानते हैं। भरड़ी भद्रा करके आम लोग पूछते हैं। इसी से स्पष्ट है कि दो चीजें गड़बड़ हैं। भरड़ी नक्षत्र गड़बड़ है और भद्रा वाला दिन गड़बड़ है। तो अगर आप कहीं जा रहे हैं, कोई नया काम शुरू कर रहे हैं, कोई भी ऐसा काम जिसके लिए आपको मुहूर्त देखना है, तो उस दिन भद्रा नहीं होनी चाहिए। भरड़ी तो आप वैसे भी देख लेंगे भरड़ी नक्षत्र है कि नहीं। भद्रा कैसे देखना है इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। पहला नोट लिखिए। भद्रा 3 जगह पर होती है। भद्रा 2 प्रकार की, एक तो भद्रा तिथि होती है, वो भद्रा अलग है, और एक भद्रा दूसरी होती है, ये अलग है। यहाँ पे भद्रा तिथि की चर्चा नहीं है। तो सूत्र पहले लिखेंगे। पहले ये जानिए, लिखते भी रहिएगा। भद्रा का वास 3 जगह पर होता है, पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग में। भद्रा का वास 3 जगह होता है, पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग में। जहां भद्रा होती है उस लोक के लिए अशुभ होती है। 3 लोक हैं, पृथ्वी, पाताल और पृथ्वी मतलब मृत्यु लोक, पृथ्वी, पाताल, स्वर्ग लोक। यानी हम लोग कहाँ के वासी हैं? पृथ्वी के। तो हमारे लिए भद्रा अशुभ कब होगी? जब भद्रा पृथ्वी पे रहेगी। वही नोट कर लीजिएगा। जब पृथ्वी पर भद्रा रहेगी तो पृथ्वी के मनुष्यों के लिए अशुभकारी होगी। पृथ्वी के मनुष्यों के लिए अशुभकारी होगी। अब पृथ्वी पे भद्रा रहेगी कब? बहुत साधारण सा फार्मूला हो। जब भी चंद्रमा कर्क राशि, सिंह राशि, कुंभ राशि और मीन राशि पर होगा। जब भी चंद्रमा कर्क, सिंह, कुंभ, मीन राशि पर होगा तो भद्रा पृथ्वी पर होगी। पृथ्वी पर होगी। याद करने का ट्रिक इसी समय दिमाग में बैठा लीजिए। पहला तो याद हो गया, आखिरी की 2 राशियां। 12 राशियां हैं, पहले तो आखिरी की 2 राशियां, ठीक। दूसरा, राजा और रानी का घर, जो अथॉरिटी है। चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा, रानी है ग्रहों में। 5 नंबर सिंह राशि में, राजा का घर। आखिरी की 2 राशियां और राजा रानी के घर में चंद्रमा होगा तो भद्रा होगी। लेकिन क्या भद्रा, चंद्रमा तो कुंभ राशि पे, मीन राशि, कर्क पे, सिंह पे 2.25 दिन रहेगा, तो क्या पूरे 2.25 दिन भद्रा रहेगी? हमेशा नहीं रहेगी। इन राशियों में चंद्रमा रहेगा तो भद्रा पृथ्वी पर रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि जब तक चंद्रमा इस राशि पर है तब तक। 4, 6, 10 घंटे तक रहती है। इसको आप कैसे जानेंगे? पहले चीज तो आप ये जान लीजिए कि चंद्रमा मेष में है, वृष में है, और तब कहीं पंचांग में भद्रा लिखा है तो नहीं डरना है। जब भी चंद्रमा कर्क, सिंह, कुंभ, मीन पे रहेगा तब भद्रा वाली लाइन से डरना है, अन्यथा नहीं डरना है। अन्यथा क्या है? मेष पे है, मेष पे है, वृष पे, मिथुन पे, वृश्चिक पे, तो आप जान जाइए पृथ्वी पे है ही नहीं। अगर पृथ्वी पर नहीं है तो पृथ्वी के लिए नुकसानदायी है ही नहीं हमारे लिए। अब भद्रा कब से कब तक रहेगा ये देखना है। मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। ये आप लोगों के सम्मुख एक पंचांग का पेज मैंने रखा हुआ है। थोड़ा आंख लगा के देखना पड़ेगा क्योंकि पंचांग लंबे होते हैं, लंबे पेज वाले, तो बहुत आसानी से साफ फोटो या छोटा फोटो बनता ही नहीं है। पंचांग तो बहुत लंबा होता है। अब इस तस्वीर को आप लोग देखिए।
पंचांग जिनके पास नहीं है ऑनलाइन खरीद सकते हैं, या अपने आसपास देखेंगे मिल जाएगा। ऋषिकेश का ले लीजिए। ये एक पंचांग का पेज आपके सामने है। इधर लिखा गया है 1 2 3, ये सब क्या है? तिथियां हैं। हिंदी कैलेंडर में तिथि चलती है, अंग्रेजी में तारीख चलती है। तिथि क्या होती है? 15-15 की दो जो है चक्र होते हैं, जिसको प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, ऐसे चलता है। 15 को क्या बोलते हैं? पूर्णिमा। शुक्ल पक्ष की 15 है तो पूर्णिमा, कृष्ण पक्ष की 15 है तो अमावस्या। ठीक, ये हो गया। इधर अंग्रेजी अंग लिखा है, अंग मतलब अंग्रेजी तारीख होती है। तो जिस दिन हिंदी कैलेंडर के अनुसार प्रतिपदा तिथि है, उस दिन तारीख अंग्रेजी की कौन सी है? 12 तारीख है। ऐसे मिला के देखते हैं। पंचमी को बताइए कौन सी तारीख है? पंचमी मतलब ये 5 नंबर। पंचमी मतलब 5, इसके सामने अंग्रेजी वाले तारीख में आ गए तो कौन सी तारीख? 16। ये पेज कब से कब तक का है? इधर देखिए, 12 मार्च से 27 मार्च तक। ये 2013 का पेज मैंने लिया है, तो साल पे नहीं जाना आपको, तो सिर्फ समझना है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब मान लीजिए 21 तारीख को आपको कोई काम करना है, ये 21 तारीख है, तो 21 तारीख में आपको देखना है भद्रा है कि नहीं है। क्योंकि अगर यहाँ देखिए चंद्र राशि प्रवेश लिखा है, यानी चंद्रमा मेष राशि पे यहाँ पे आया, यहाँ तक रहा, वृष राशि पे आया, इतने दिन वृष पे रहा, मिथुन पे आया, इतना मिथुन पे रहा। अब जब कर्क पे चंद्रमा होगा, सिंह पे होगा, तभी हमें भद्रा का विचार करना है। अब 21 तारीख वाले को देखना है। 21 तारीख को मैं यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूँ। 21 तारीख को चंद्रमा कहाँ रहेगा? कर्क राशि पे। अब अगर चंद्रमा कर्क राशि पे है तो भद्रा पृथ्वी पर रहेगी, लेकिन भद्रा है कि नहीं ये देखना पड़ेगा। तिथि कौन सी होगी? नवमी तिथि, दिन गुरुवार, पुनर्वसु नक्षत्र, शोभन योग, 21 तारीख अंग्रेजी, कर्क राशि का चंद्रमा। इस दिन को आपको कोई काम करना है तो देखिए यहीं आगे लिखा रहेगा। अगर कर्क लिखा है तो यहीं आगे लिखा रहेगा कर्क में कितने बजे आया। कर्क राशि में चंद्रमा आया था रात्रि को 10:25 तक, यानी 21 तारीख को तो पूरे दिन भद्रा होगी ही नहीं, क्योंकि चंद्रमा रात्रि में आ रहा। जब चंद्रमा कर्क में आएगा उसके बाद ही भद्रा पृथ्वी पर आएगी। तो 21 तारीख को कोई भद्रा नहीं। अब 22 को जरा देखिएगा। 22 तारीख को जब आप देखते हैं तो चंद्रमा कर्क पर ही है। यहाँ जहाँ कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब है चंद्रमा कर्क पर ही है। अब जब 22 तारीख को चंद्रमा कर्क पर है तो कर्क, सिंह, कुंभ, मीन राशि पर चंद्रमा होगा तो भद्रा का विचार पृथ्वी पर। अब इस दिन भद्रा है। आगे उसी पेज पे पंचांग पे लिखा रहेगा, यहाँ देखिए भा लिखा है, भा फॉर भद्रा। अगर यहाँ सब बड़ा बड़ा लिख दिया जाएगा ना तो बहुत लंबा पेज हो जाएगा पंचांग का। जिस दिन भद्रा का विचार करना है उस दिन यहाँ देखिए सूर्योदय दिया हुआ है, औदयिक सूर्य स्पष्ट दिया हुआ है, क्रांति दग्ध दिया गया है। फिर यहाँ पे जैसे ये चतुर्थी तिथि है, 15 तारीख है, तो इस दिन के सारा विवरण जो है इधर दिया रहेगा। पंचांग में हमेशा इधर एक पेज होता है। जैसे यहाँ 3 तारीख तृतीया तिथि को देखिए, 14 तारीख को चंद्रमा कहाँ आया है? मेष राशि में। तो आगे यही लिखा रहेगा मेष राशि में दिन में 1:21 पर आया है। आगे पेज पे यहीं पर विवरण दिया रहता है। तो हम 22 तारीख को देख रहे थे, तो 22 तारीख को देखिए, 22 तारीख को चंद्रमा कर्क पर है, यानी भद्रा पृथ्वी पर हो इसकी संभावना बन गई। अब यहीं आगे लिखा रहेगा भद्रा, भा फॉर भद्रा, रा फॉर रात्रि, दी लिखा रहेगा तो दिन। जैसे नीचे वाले में देखिए दिन लिखा गया है।
तो भद्रा रात्रि में 2:19 ऊफार उपरांत, ऊपरी उपरांत, यानी भद्रा रात्रि में 2:19 के उपरांत लग जाएगा। और कब तक रहेगा ये भी तो जानना पड़ेगा। मान लीजिए भद्रा 22 तारीख को रात्रि में 2:19 पे लगा, वही नोट कर लीजिएगा, ऊ फार उपरांत होगा। अगर कहीं ऊ लिखा है तो इसका मतलब इसके उपरांत, उपरांत मतलब आफ्टर, जिसको नहीं समझ में आता लिख ले आफ्टर, 2:19 आफ्टर लगेगा। ये तो मुझे पता चल गया कि 22 तारीख को रात्रि में 2:19 पे लगा है। अब लगा है तो कब तक है ये आपको पता चलेगा अगली लाइन में। अगली लाइन में देखिए भा लिखा है, भा फॉर भद्रा, दी फॉर दिन में 2:56 तक है। यानी भद्रा लगी कब? 22 की रात्रि को 2:19 पे लगा है और 23 के दिन 2:56 तक रहा है। तो इतने समय अवधि के बीच में हमें मुहूर्त नहीं देना है। कैसा मुहूर्त नहीं देना है? व्यापार कोई व्यक्ति शुरू करने जा रहा है, नहीं करना है, एग्रीमेंट नहीं करना है, जमीन नहीं लिखवाना है, गृह प्रवेश नहीं करना है, ये चीज देखना है। अब आ जाते हैं सिंह राशि पे। देखिए चंद्रमा कर्क राशि पार कर गए, एक दूसरे उदाहरण से यही समझा रहा हूं बस। सिंह राशि में क्या जब चंद्रमा रहेगा, पहली चीज तो ये कौन सी तिथि होगी? द्वादशी तिथि 24 तारीख में चंद्रमा सिंह राशि पर है। अब सिंह राशि पे तो है 24 तारीख को, लेकिन ऐसा थोड़े कितने बजे से है ये देखने के लिए कहाँ जाएंगे, यहाँ विवरण में आएंगे। तो सिंह राशि में दिन में 8:30 पे आया है। चंद्रमा 24 तारीख को सिंह राशि में सुबह 8:30 पे आ गया। ठीक है, यहाँ देखेंगे, यहाँ सिंह राशि तो लिखा, लेकिन ये नहीं लिखा रहेगा कि कौन सा ग्रह है। ये जो भी लिखा रहेगा ये चंद्रमा के लिए ही लिखा रहेगा, यहाँ पर ग्रह का नाम नहीं रहेगा, ये हमेशा चंद्रमा के लिए ही रहेगा। तो अब सिंह राशि में देखते हैं 25 तारीख को किसी को कहीं जाना है, तो क्या उस दिन भद्रा है कि नहीं है? भद्रा हो हमको इससे मतलब नहीं है, पाताल में हो स्वर्ग में हो तो हमारे लिए अच्छा है। हमें यह देखना है कि पृथ्वी पर तो नहीं है। पृथ्वी पर भद्रा कब होगी? जब चंद्रमा सिंह राशि, कर्क राशि, कुंभ और मीन पे रहे। तो जब ये 25 तारीख को जाएंगे उस दिन चंद्रमा कहाँ रहेगा? सिंह राशि पे रहेगा, यानी चांस है पृथ्वी पे भद्रा रहने की। तो 25 तारीख को यहाँ कॉलम में आ जाइए। इस कॉलम में देखिए कहीं भद्रा का कोई जिक्र नहीं है, तो यानी 25 तारीख को कोई भद्रा नहीं है। 24 तारीख वाले में भी नहीं है। तो यह जरूरी नहीं है कि चंद्रमा अगर 25 चंद्रमा अगर कर्क राशि में होगा तो भद्रा होना ही होना है, सिंह में है तो भद्रा होगा ही होगा, ऐसा नहीं है। अगर होगी भद्रा तो पृथ्वी पर होगी, ये पक्का है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। दूसरे पेज पे चलिए और यहाँ से भद्रा को देखिए। इस पेज पर अब आप लोग देखिए भद्रा के लिए विचार करेंगे। आ जाइए, हम लोग आ जाते हैं। चंद्रमा कर्क पे रहेगा, सिंह पे रहेगा तो भद्रा का विचार करना है। जैसे यहाँ मेष राशि देखिए, 14 तारीख देखिए, कौन सा महीना है? फरवरी। 14 फरवरी को भी भद्रा है, दिन में 10:09 यावत, मतलब क्या होता है? पहले 10:09 के पहले तक है। लेकिन इस दिन की भद्रा का हमें कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा कहाँ है? मेष राशि पर है। चंद्रमा मेष राशि पर हो तब हमें भद्रा से कुछ लेना देना नहीं है। भद्रा से लेना देना हमारा तब होगा जब चंद्रमा कर्क, सिंह, कुंभ या मीन पर होगा। तो आ जाते हैं जब भद्रा पृथ्वी पर रहे। मान लीजिए 23 तारीख को आपने पूछा, आपसे कोई पूछा कि जाना है उसे कहीं पर, रिंग सेरेमनी के लिए जा रहा है, लड़की देखने जा रहा है, तो उस दिन भद्रा है कि नहीं आपको ये देखना है 23 तारीख को। तो आ जाइए 23 तारीख में।
23 तारीख चंद्रमा कर्क पे रहेंगे तो संभावना बनती है, लेकिन है कि नहीं ये आगे वाला कॉलम आपको बता देगा। भद्रा नहीं है। ठीक, 25 तारीख को देखते हैं भद्रा है कि नहीं है। आप लोगों को हम 1.5 मिनट का समय दे रहे हैं। ये 25 तारीख है, 25 तारीख को भद्रा है कि नहीं यू डिसाइड, आप लोग निर्णय करिए। तिथि कौन सी होगी? 15वीं तिथि है, पक्ष शुक्ल पक्ष है तो पूर्णिमा की तिथि है, चंद्रवार है। 25 तारीख को भद्रा है कि नहीं है तो कब तक है और कब शुरू हुई थी। चलिए देखते हैं। पहली चीज तो हमें यह देखना है कि चंद्रमा कहाँ है, सिंह राशि पे, यहाँ भी यहाँ भी। ये जो खाली छोड़ा गया है इसका मतलब यही ऊपर वाली राशि है, यहाँ तक मिथुन ही है, ये वृषभ ही है। तो 25 तारीख को चंद्रमा सिंह राशि पे रहेगा। तो 25 तारीख को चंद्रमा सिंह राशि पर है तो भद्रा की संभावना है। अब ये पता कैसे चलेगा? यहाँ कॉलम में आ जाइए, लिखा है भा फॉर भद्रा, दी फॉर दिन। भद्रा दिन में 1:41 1:41 तक, ये 1:41 तक है कि 1:41 के बाद है? या लिखा है या फॉर यावत, संस्कृत का शब्द है, लिख लीजिएगा। या फॉर यावत माने पहले, 1:41 के पहले तक है, यानी 1:41 पे खत्म हो गया। तो आप लोग ये बताइए, 1:41 पे खत्म हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि 1:42 के बाद ये अपनी कोई यात्रा करना चाहते हैं, मुहूर्त करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि भद्रा 1:41 तक है। शुरू कब हुई थी ये जानने के लिए कहाँ जाएंगे? उसके पहले वाले डेट पे जाएंगे, 24 तारीख में आ जाइए। भद्रा शुरू हुई थी रात्रि में 1:30 के, ऊ लिखा है, ऊ फॉर उपरांत। भद्रा 24 तारीख की रात्रि में, भा फॉर भद्रा, रा फॉर रात्रि, 1:30 1:30 ऊ फॉर उपरांत से शुरू हुआ। रात्रि में 1:30 बजे से शुरू हुआ था 24 तारीख के, और 25 तारीख के दिन के 1:41 के पहले तक था। तो ये भद्रा विचार करने का तरीका हो गया। अगर आंखें लगा दिए होंगे तो समझ गए होंगे, कुछ भी टेक्निकल नहीं है, सिर्फ पढ़ना सीखना है कि पत्रा कैसे पढ़ना है, पेज कैसे पढ़ा जाता है। वहां कुछ भी गुणा गणित करना ही नहीं है, हमारा सब लिखा है। अभी जब क्लास खत्म होगा ना तो पंचांग पे 5-6 पेज खोल खोल करके भद्रा ढूंढ ढूंढ करके नोट करिएगा कि पृथ्वी पे कब है, कितने बजे से है, कितने बजे शुरू हुआ, कब खत्म हुआ। प्रैक्टिस जरूरी है, कर लीजिएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं। अगर भद्रा मेष राशि का चंद्रमा है, वृषभ का है, मिथुन का है, वृश्चिक का है, तुला का है, मकर का है, तो भद्रा देख के नहीं घबराना है, क्योंकि तब वह भद्रा पृथ्वी पर नहीं होती है। मेष, वृष, मिथुन और वृश्चिक पर जब होता है तो स्वर्ग लोक में होता है। नोट करना चाहें तो नोट कर लें एडिशनल नॉलेज के लिए। मेष, वृष, मिथुन, वृश्चिक पर चंद्रमा हो तो भद्रा स्वर्ग लोक में होगा, यानी स्वर्ग लोक के प्राणियों के लिए मुहूर्त शुरू करना गड़बड़ है, हम पृथ्वी लोक के वासियों के लिए ठीक है। दूसरा, अगर चंद्रमा कन्या, तुला, धनु और मकर में हो, कन्या, तुला, धनु, मकर में होगा तो पाताल लोक में होगा, गहराई वाले स्थानों पर होगा। पाताल में भद्रा है तो पृथ्वी लोक के लिए अच्छा है। ऐसे जब भद्रा पृथ्वी लोक पर होती है ना तो स्वर्ग लोक के लोगों के लिए अच्छी है, पाताल के लिए अच्छी है। जब दूसरे लोक में होगा तो हमारे लोक के लिए, मृत्यु लोक के लिए अच्छा होगा। अब इसी पंचांग पे दूसरी चीजों को मैं समझाता हूं। इन 4 तिथियों पे मैं आपको समझाऊंगा कैसे देखना है। ये 4 मतलब क्या हो गई? चतुर्थी तिथि हो गई, ठीक। जैसे अंग्रेजी का जो कैलेंडर है ये रात के 12 से 12 चलेगा, लेकिन हिंदू पंचांग ऐसे नहीं चलता है। प्रतिपदा तिथि, द्वितीया तिथि ये नहीं है कि सुबह शुरू हुआ तो
अगले दिन तक चलेगा, वो बीच में कभी कभी भी खत्म हो सकता है। भद्रा मतलब तमराज किल्बिश, शक्तिमान देखे होंगे सब लोग। जब तमराज किल्बिश पृथ्वी पे रहेंगे तो कोई नया मुहूर्त मत करिएगा, कोई नया काम ना करिएगा, यात्रा ना करिएगा, डेली रूटीन के काम कर सकते हैं। आपको एग्रीमेंट साइन करना है, जमीन खरीदना है, किसी चीज का बयाना देना है, जो अग्रिम राशि देते हैं कि हाँ भैया हम आपका ये लेंगे, जमीन लीजिए, 1 लाख 2 लाख रख लीजिए, तो भद्रा हो तो ना दीजिए उस दिन। भद्रा मतलब एक अशुभ चीज है, अशुभ योग उस दिन, अशुभ प्रभाव पृथ्वी पर होता है। अब ये जो चतुर्थी तिथि है, इस तिथि में क्या क्या चीजें आप देख सकते हैं। देखिए, ये जो चतुर्थी तिथि है, पंचांग जब भी आप देखेंगे तो यहाँ 4 5 जो लिखा है ये तिथि है, और आगे पेज कट गया है, इसके आगे अभी मैं वहां पिछले वाले में दिखाया था, यहाँ अंग्रेजी तारीख लिखी रहेगी। अब ये जो चतुर्थी तिथि है ना भैया, ऐसा नहीं है कि ये दिनों रात रहेगी डटोडट, नहीं रहेगी। ये जहां पर हर जगह इसी पंचांग में देखेंगे घंटा मिनट लिखा है। ये चतुर्थी तिथि है, कब से कब तक है चतुर्थी तिथि? 11:34 तक थी। चतुर्थी तिथि मंगलवार को रात्रि, रा फॉर रात्रि, अभी बताया हूं, रा फॉर रात्रि, दी फॉर दिन, प्रा फॉर प्रातः, ऐसे यहाँ स्पष्ट लिखा रहेगा। तो ये चतुर्थी तिथि जो है, ये दिन मंगलवार को चतुर्थी तिथि यहाँ 11:34 तक है। ये जो टाइमिंग यहाँ दी हुई होगी पंचांग में, जिसके पास पंचांग नहीं ऑर्डर कर ले, ऑनलाइन मिल जाता है पंचांग। ऋषिकेश का पंचांग ले लीजिए, ये ऋषिकेश पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो हमेशा ये वाला कॉलम छोड़ दीजिएगा, यहाँ पर घटी पल में लिखा होता है जो आप नहीं समझ पाएंगे, उसी घटी पल को यहाँ पर समय में बदल दिया गया है, घंटा मिनट में, इसको समझ जाएंगे। यहाँ देखिए घटी पल लिखा गया है, इसी घटी पल को यहाँ घंटा मिनट में बदल दिया गया है, इसी घटी पल को यहाँ घंटा मिनट में इधर बदल दिया गया है। तो चतुर्थी तिथि आपको देखनी है तो चतुर्थी तिथि मंगलवार को रात्रि में 11:34 तक था। अब एक पॉइंट नोट करिए वहीं, पंचांग में हमेशा समाप्ति का समय दिया होता है। शुरुआत, किसी घटना के शुरुआत होने का समय नहीं मिलेगा पंचांग में। पंचांग में हमेशा घटना के खत्म होने का समय मिलेगा। जैसे यहाँ पे आप देखिए, ये अष्टमी तिथि है, 8 मतलब अष्टमी, किस दिन को था? रविवार को था। तो अष्टमी तिथि, ये जो अष्टमी तिथि है, ये दिन में 7:18 तक था। तो कोई बुद्धिमान प्राणी बताए कि 7:18 तक था तो कब से था? कब से था? यहाँ किसी भी चीज के शुरुआत को देखने के लिए उसके पहले वाले का अंत देखना है। सप्तमी तिथि जो थी प्रातः 5:23 तक थी। अब बताओ भैया, जब सप्तमी 5:23 तक थी तो सप्तमी के बाद जब ये यहीं तक थी ही तो अगला यहीं से शुरू नहीं हो जाएगा? ये है 12 मतलब द्वादशी। द्वादशी तिथि दिन गुरुवार, द्वादशी तिथि दिन गुरुवार को कब तक थी? दिन में 11:09 तक थी। तो शुरू कब हुई? यहां से 10:45 से। बुधवार को दिन में 10:45 पे एकादशी खत्म हो गई थी। जब एकादशी 10:45 पे खत्म हो गई तो यहीं से द्वादशी शुरू हो गई थी और यहां तक थी। हमेशा पंचांग में आपको मिलेगा कि तिथि कब खत्म हुई है, नक्षत्र कब खत्म हुआ है, योग कब खत्म हुआ है। खत्म होने का समय मिलेगा, शुरुआत का नहीं। पंचमी तिथि रात्रि में 1:21 पर खत्म हुई, 1:21 तक थी। यहाँ जो भी चीज जिसके सामने समय लिखा है वह समाप्ति का समय है।
तो पंचमी 1:21 पे खत्म हुई, तो शुरू कब हुई थी? ऊपर वाले लाइन पे चले जाइए। 11:34 पे शुरू हुई थी मंगलवार की रात्रि में। रा फॉर रात्रि लिखा है। मंगलवार की रात में 11:34 से ही शुरू हुआ था। कौन सी तिथि? पंचमी। और बुधवार की रात्रि 1:21 तक था। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो आपको अच्छा दिन पूरा रहेगा, ये नहीं है कि शनिवार था तो शनिवार कितने बजे से कितने बजे तक था। जो दिन रहेगा वह एक सूर्य उदय से अगले सूर्य उदय तक चलता है। अंग्रेजी कैलेंडर में बुधवार रात्रि को 12 बजे से शुरू हुआ, रात्रि के 12 बजे तक था। हिंदी कैलेंडर में जब सूर्य उदय होता है, आप अपने यहाँ का देखिएगा सूर्योदय कितने बजे हुआ। अलग अलग स्थानों पे अलग अलग सूर्योदय का समय होता है। जब सूर्योदय हुआ है उसी समय से दिन की शुरुआत हुई है और अगले सूर्योदय तक रहेगी। तिथि का देखना मैंने आपको बता दिया, अब नक्षत्र को देखिए। ये षष्ठी तिथि, दिन गुरुवार। षष्ठी तिथि रात्रि में 3:22 तक था और पुष्य नक्षत्र था। अब ये पुष्य नक्षत्र कब तक था? यहाँ देखिए, वही पेज यहाँ है, बस उसको थोड़ा सा क्रॉप कर दिया ताकि ज्यादा दिखे। यहाँ पे देखिए, ये चतुर्थी तिथि, दिन शुक्रवार। यहाँ पर अंग्रेजी तारीख, उस वाले पेज पे यहीं तक का भाग लिया हूँ। ये अलग पेज है, इसमें शॉर्ट में लिया हूँ समझाने के लिए, वो अलग पेज है समझाने के लिए लिए हूँ। अब इसमें देखिए फिर से इसी पेज पे, पंचमी तिथि दिन बुधवार, पंचमी तिथि रात्रि में 1:21 तक था। शुरू हुआ था मंगलवार को, यानी पिछली तारीख में ही 11:34 में रात्रि को। पुनर्वसु नक्षत्र कब तक है ये देखना है। तो ये कॉलम छोड़िए, ये 2 लाइन छोड़ दीजिए। ये जो कला विकला दंड में लिखा रहता है, इस कॉलम को छोड़ दीजिए। इसी को फिर घंटा मिनट में इधर लिखा गया है। पुनर्वसु नक्षत्र दिन में 2:08 तक था। 2:08 से नहीं है, 2:08 तक था। शुरू कब से हुआ था? पिछले वाले लाइन पे चले जाइए, इस लाइन को छोड़ के यहाँ आ जाइए। मंगलवार को ही दिन में 11:42 से पुनर्वसु नक्षत्र शुरू हुआ था और ये बुधवार को दिन में 2:08 तक था। अब आपके लिए वर्क है, प्रैक्टिस करिए। चलिए बताइए। एकादशी तिथि, ऐसे सोचते रहेंगे, मैं बोलता रहूंगा, जवाब तैयार करिए। एकादशी तिथि बताइए कब से कब तक था? कब शुरू हुआ था, कब तक था? एकादशी तिथि मंगलवार को दिन में 10:07 से शुरू हुआ था और बुधवार को दिन में 10:45 तक था। एकादशी तिथि लिए तो यहाँ देख लीजिए कब खत्म हुआ। यहाँ पर पंचांग में हमेशा खत्म होने का समय दिया गया रहता है, तो ये खत्म होने का समय है, तो यानी शुरुआत वाला समय ऊपर का रहेगा। अब दूसरा, चित्रा नक्षत्र बताइए कब से कब तक था? कब तक था पहले ये देख लीजिए, फिर ऊपर एक लाइन जाएंगे तो कब से था ये पता चलेगा। चित्रा नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र रात्रि को 4:48, रात्रि मतलब एएम यहाँ पर है, रात्र सुबह होने वाला। दिन का रहेगा तो दी लिखा रहता। तो चित्रा नक्षत्र रात्रि में 4:48 तक था। तो शुरू कब हुआ था? ऊपर वाले लाइन में रात्रि को 3:43 पर, यानी मंगलवार को रात्रि में 3:43 पे चित्रा नक्षत्र शुरू हुआ और बुधवार को रात्रि में 4:48 पर खत्म हुआ। अरे, समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? पंचांग मतलब अगर आपको किसी चीज का शुरुआत का समय देखना है तो ऊपर वाली लाइन में देखना है।
उस लाइन में शुरुआत का समय नहीं मिलेगा, हमेशा अंत का मिलेगा। उसके ऊपर वाली लाइन में उसके शुरुआत का मिलेगा। ठीक है, इसी पंचांग में अब आप योग बताइए। जैसे एकादशी तिथि आपको पता चली, ये है एकादशी तिथि, दिन में 10:07 से 45 तक, चित्रा नक्षत्र आपने देख लिया। इसी दिन बताइए योग कौन सा है, ये व्यतिपात योग है। ध्यान दीजिएगा, व्यतिपात लिखा है। अब आपको बताना है कि ये व्यतिपात योग कब से कब तक था। नहीं समझ में आ रहा, ये दोनों लाइन छोड़िए, ये कला विकला और दंड पल में लिखा गया है, घंटा मिनट में आपको समझ में आएगा तो इधर वाले लाइन में आइए। हर जगह ऐसे दिया है, देखिए इधर दसवीं है तो इधर देखिए कुछ किस दूसरे भाषा में, संस्कृत वाली भाषा में लिखा है, साहित्यिक भाषा में, फिर उसी को आम भाषा में यहाँ दे दिया गया। हस्त नक्षत्र को देखिए, यहाँ साहित्यिक भाषा में समय दिया है, यहाँ आम भाषा में दिया है घंटा मिनट में। ऐसे व्यतिपात कब तक था, शाम को 6:36 तक। सा मतलब शाम, 6:36 तक था, तो कब से शुरू हुआ था, पिछली तारीख में रात्रि को 7:06 से शुरू हुआ था। अब इससे ज्यादा नहीं समझाएंगे, अब समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा समझ लीजिए, ये जो योग है ये क्या है, योग मतलब क्या होता है। व्हाट डज मीन योग, मतलब जोड़। जोड़ मतलब क्या है, योग का मतलब होता है कि फाइनल आउटपुट। आपने क्या क्या जोड़ा, ईंट, मसाला, प्लास्टर, पेंट, उसमें खिड़की लगाए, पर्दा लगाए, पूरा जब जोड़ जाड़ के दुरुस्त हुआ तो क्या बन के निकल के आया, घर। क्या बन के निकल के आया, घर। तो योग मतलब यही है कि दिन जो था, तिथि जो थी, नक्षत्र जो था, करण जो था, सब मिला करके अंततः क्या परिणाम आया, उसी को योग बोलते हैं। ये सब योग वाले कॉलम हैं। ये तो हो गया तिथि का कॉलम, ये हो गया दिन वाला, और हर चीज के साथ यहाँ पर समय जोड़ा गया। दिन का समय नहीं रहता क्योंकि दिन सूर्योदय से सूर्योदय चलता है, तो ये तिथियों का समय मिल जाएगा। इधर नक्षत्र मिलेगा, नक्षत्रों का समय मिलेगा कब से कब तक, इधर योग मिलेगा, फिर इधर मिलेगा योग का समय कब से कब तक। अब नाम से ही पता आपको चलेगा कि कौन सा शुभ है कौन सा अशुभ है। बताइए, किसी का नाम आपने सुना, क्या नाम है आपका भैया, कहे कंस, तो नाम सुन के ही आपको लग गया ना कि अशुभ नाम है। तो ऐसे यहाँ पर पढ़ते ही पता चलेगा कौन सा शुभ है कौन सा अशुभ है। यहाँ पे देखिए, द्वितीया तिथि, रविवार दिन, रोहिणी नक्षत्र, योग कौन सा बना, सुकर्मा। सुकर्मा मतलब क्या होता है, सु मतलब सुंदर, कर्मा मतलब कर्म, सुंदर कर्म। तो यह योग अच्छा जो है साउंड कर रहा है कि बुरा साउंड कर रहा है, अच्छा, यानी यह योग अच्छा है। इसको जरा देखिए, सूल। सूल मतलब क्या होता है, पीड़ा, दर्द, तकलीफ। तो बताइए यह योग अच्छा है कि खराब है, खराब है। अगर आपको काम करना है, कोई कहे कोई, और आपको दो योग मिले, एक सुकर्मा मिले और एक सूल मिले, तो आप कौन सा चुनेंगे, सुकर्मा। सूल में आपको पता है कि इसमें पीड़ा हो जाएगी। इसी प्रकार से गंड, नाम से ही पता है, गंड, गंड मतलब गदा से प्रहार होगा। वृद्धि, वृद्धि मतलब जो करेंगे उसमें क्या होगा, अपलिफ्टमेंट होगा, वृद्धि होगी। ध्रुव मतलब स्थित, व्याघात मतलब धोखेबाजी। नाम से ही आपको पता चल जाएगा कौन सा अच्छा कौन सा नहीं। अब ये बताइए, चतुर्थी तिथि शनिवार, विशाखा नक्षत्र, शिव योग है, शुभ है कि अशुभ है, शुभ है, नाम से ही पता चल रहा है ना, शिव। ये बताइए नीचे वाले में देखिए, सिद्ध योग है, ये शुभ योग आएगा कि अशुभ योग आएगा, सिद्ध। शुभ शब्द है कि अशुभ शब्द है, शुभ है। राजीव फौलाद जी समझ में आ रहा, उतनी दूर से देखेंगे लैपटॉप तब नहीं समझ में आएगा। यहाँ पर कौन सा योग है, वृद्धि, शुभ है। अच्छा यहाँ पर देखिए कौन सा योग है, वज्र।
वज्र का नाम सुने हैं? वज्र मतलब, बहुत बार ऐसे लोग कहते हैं हमारे यहाँ, किसी के ऊपर मुसीबत आती तो कहते हैं भैया वज्र फाट पड़ा, मतलब वज्र आके फटके गिर गया। वज्र मतलब क्रूरता है, इसमें प्रहार है। तो यह योग सही नहीं है, अतिगंड सही नहीं है, शूल नहीं सही है, गंड नहीं सही है, व्याघात नहीं सही है, हर्षण नहीं सही है, वज्र नहीं सही है, व्यतिपात नहीं सही है। तो नाम से ही आपको पता चल जाएगा। तो जो मैं पढ़ा रहा था, एक तो अभी आपने मौके पर क्या क्या सीखा, अभी क्लास के बाद प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आपने भद्रा निकालना सीखा। राजी जी हाथ नीचे रखिए, डिस्टर्ब ना करिए। आपने एक तो भद्रा निकालना सीख लिया, ठीक है, कब से कब तक किस लोक में है। दूसरा, पंचांग से आपको ये पता चल गया कौन सी तिथि कब तक है, कौन सा नक्षत्र कब तक है, कौन सा योग कब तक है। नक्षत्र नहीं देखेंगे? क्या नहीं देखेंगे? नक्षत्र क्यों नहीं देखेंगे? वही तो बता रहा हूँ, नक्षत्र देखना। इतने बुद्धिमान बुद्धिमान प्राणी है ना कि उनके अंदर एकदम से बेचैनी सवार हो जाती है। पहले मैं जो समझा रहा हूं मैं उसको क्लियर करूंगा, कौन सा योग अच्छा है बुरा है ये समझाया। अब नक्षत्र पे अभी चल रहा हूँ, फिर तिथि पे चल रहा हूँ, अच्छा बुरा कौन सा है। पहले अभी तो मैं देखना सिखा रहा था पंचांग में कि हाँ कब से है कब तक है, ये देखना सीखो। देखना सब है। देखिए, मुहूर्त देखने के लिए आपको देखना क्या क्या है। मुहूर्त देखने के लिए आपको देखना है कॉम्बिनेशन में, पूरा सेट देखेंगे। मुहूर्त देखने के लिए आपको तिथि देखनी पड़ेगी, मतलब तिथि अच्छी हो। मुहूर्त देखने के लिए दिन अच्छा हो। मुहूर्त देखने के लिए नक्षत्र अच्छा हो। मुहूर्त देखने के लिए योग अच्छा हो, और भद्रा ना हो। नोट करिए पॉइंट। किसी शुभ मुहूर्त को निकालने के लिए, किसी शुभ मुहूर्त को निकालने के लिए तिथि, दिन, नक्षत्र, तिथि दिन नक्षत्र, योग और भद्रा का सामूहिक समावेशित परिणाम निकालना है। सिर्फ योग नहीं देखना है, सिर्फ नक्षत्र नहीं देखना है, सिर्फ तिथि नहीं देखनी है, सिर्फ भद्रा नहीं देखना है। तिथि भी देखनी है, नक्षत्र भी देखना है, योग भी देखना है, भद्रा भी देखना है। जहां सब सब अच्छा मिलेगा वह सबसे अच्छा मुहूर्त है। ठीक है, अब आ जाते हैं, निकालते हैं यहाँ पे एक मुहूर्त। सबसे पहले आपको क्या देखनी है? तिथि ही देखनी है। अच्छा, इसमें समय का बड़ा महत्व है। ये जो मान लीजिए ये तृतीया तिथि है, 3 लिखा है, तो ये तृतीया तिथि पूरे दिन भर तो होगी नहीं। इस पेज पे समय नहीं दिया हूं, इस पेज पे समय मिलेगा। ये जो तृतीया तिथि है ये पूरे दिन भर नहीं रहेगी। तृतीया जो तिथि है सोमवार को रात्रि में 10:06 तक है। यहीं देखिए, कभी कभी ये जो अष्टमी तिथि है ये दिन में 7:18 तक ही है, सिर्फ सुबह तक है। फिर उसके बाद कौन सी तिथि लग जाएगी? नवमी लग जाएगी। तिथियां 5 प्रकार की होती हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ तिथिज आर देयर? 5 प्रकार की। नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा। ये पहले भी बताया हूं, किसी बेसिक के वीडियो में भी है, सुनिए फिर से। कुल मिलाकर के कितनी तिथियां हैं? 15। 15 15 तिथि की 2 शिफ्ट चलती है कैलेंडर में, हिंदू कैलेंडर में। शिल्पा मेहता जी, 15 15 की दो दो सर्किल चलेगा। 1 से लेके 15 तक शुक्ल पक्ष का एक, और 1 से 15 तक कृष्ण पक्ष का। कृष्ण पक्ष मतलब जब चंद्रमा नहीं रहता है, शुक्ल पक्ष मतलब जब चंद्रमा आसमान में रहता है, उदय होता है। तो जो तिथियां हैं वो 15 हैं। हाथ में अंगुलियां कितनी है? 5। अगर हम उन 15 को इन 5 अंगुलियों पे रिपीट करें तो कितना सर्किल रिपीट होगा? 3 बार। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी। फिर यहीं आ जाइए, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं,
एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी। चतुर्दशी के बाद क्या आ जाएगा? पूर्णिमा। शुक्ल पक्ष का अगर 15वां आ रहा है तो वो क्या है? पूर्णिमा। कृष्ण पक्ष का 15वां आ रहा है तो उसे क्या बोलते हैं? अमावस्या। गिनती में रहेगा वो हमेशा 15 ही। अब ये जो तिथियां हुई ये पांचों अंगुलियों पर आपके आ गई। अब एक शब्द याद कर लीजिएगा, सूत्र। पहली तिथि हमेशा क्या, ये जो पहली तिथि है वो क्या है? नंदा है। दूसरी क्या है? भद्रा है। तीसरी क्या है? जया है। चौथी क्या है? रिक्ता है। पांचवी क्या है? पूर्णा। जिनको नहीं पता तड़ाक से अंगुली बनाए, पांचों पेज पे अपना पूरा पंजा रखिए, सर्किल बना के खींच लीजिए, तुरंत खींचिए। तो एक हाथ रखिए पेज पे और दूसरे से ऐसे डायग्राम बना लीजिए, या हाथ से ही 5 अंगुली बनाइए और रिपीट करिए उसी पे। तिथियों को लिखिए, पहली अंगूठे पे लिखिए एक, 1 नंबर प्रतिपदा तिथि। दूसरे पे द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, ऐसे पांचों पे रखिए। जब पंचमी खत्म हो जाए तो फिर अंगूठे पे आके षष्ठी लिखिए। ऐसे ऐसे 3 सर्किल रिपीट करिए। अब इनको शॉर्ट फार्मूला है, एक एक अक्षर पहला ले लिया गया है। नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा। नभ, नभ, नभ मतलब आसमान होता है, आकाश। नभ, जरिपु। अंगूठे वाले पे लिखिए ना। अंगूठे वाले पे जो जो तिथियां पड़ेंगी वो कौन सी तिथि होंगी? नंदा। अंगूठे के बगल तर्जनी पर जो तिथियां पड़ेंगी, भद्रा। मध्यमा पे जो जो पड़ेंगी, जया। अनामिका पे जो जो पड़ेंगी, रिक्ता, ब्लैंक, रिक्ता। और कनिष्ठा पे जो पड़ रहा है वो क्या होगा? पूर्णा। अब सारी तिथियों को 3 बार रिपीट कर दीजिए। जिस अंगुली पर जो तिथि पड़ रही है उसकी प्रकृति वही है। आपको जैसे जानना है अष्टमी तिथि। अष्टमी क्या है? नंदा है, भद्रा है, जया है, रिक्ता है कि पूर्णा है? तो आप अपनी अंगुली पे 8 कहाँ आएगा? ये अंगूठा हमेशा पहला होगा, यहीं से गिनिए। 1, 2, 3, 4, कनिष्ठा पांचवी हो गई। फिर छठा यहां से शुरू करेंगे, वही रिपीट करना है। छठा अंगूठा हो गया, 7वां तर्जनी, 8वां मध्यमा। मध्यमा पे आ गया। अब आप काउंट करिए। मध्यमा पे है अष्टमी, याद रखिएगा। ना भा जा री पू। ना भा जा। मध्यमा पे जो भी पड़ेगी वो किस में आएगी? जया तिथि में आएगी। द्वादशी भद्रा तिथि है। 5 यहाँ हो गया, फिर 5, 10, 11, 12, नंदा, भद्रा, भद्रा तिथि। तो ऐसे किसी भी तिथि को आप निकाल सकते हैं। अब इन तिथियों के लक्षण सुन लीजिए। नंदा मतलब आनंद से जुड़ा हुआ है। कोई ऐसा काम करना है आपको जहां से आपको आनंद की प्राप्ति हो। सिनेमा देखने जाना हो, पिकनिक पे जाना हो, हनीमून जाना हो, पत्नी को शॉपिंग कराने जाना हो, जहां से सबसे बड़ी खुशी मिलती है। किसको? पत्नी को। पुरुष बेचारा तो बैग लेके ढोता है या बच्चे को लेके ढोएगा। हम तो शॉपिंग कराने जाते हैं तो 2 छोटे छोटे बच्चे वो वहीं खेलने लगते हैं, छिपन छिपाई। हम उनको देखते हैं कि कोई सामान ना तोड़े या चोट ना खाए, और सब शॉपिंग करते हैं। तो आनंद वाली जो भी चीजें हैं, नंदा तिथि। दूसरा क्या है? भद्रा। अच्छा, अब यहाँ पर पुनः एक बार स्पष्ट करता हूं, अभी जो आपने भद्रा पढ़ा था वो अलग चीज है, ये भद्रा अलग चीज है। ये भद्रा एक तिथि का नाम है, और वो भद्रा तमराज किल्बी समझिए वो अलग है। जैसे एक ही व्यक्ति का कई नाम होता है ना। महेंद्र किसी का नाम संसार में है तो पता चलेगा ऐसे सैकड़ों लोग निकलेंगे महेंद्र नाम से। तो हमेशा वही महेंद्र नहीं होंगे जो क्लास ज्वाइन किए हैं ना। तो ऐसे भद्रा एक तिथि अलग है और एक भद्रा अलग है, वो डॉक्टर जयकौल है। तो दूसरी तिथि जो होंगी, दूसरी अंगुली पे जो तिथियां पड़ रही हैं वो भद्रा मतलब होता है कल्याण करने वाली, तिथि के संदर्भ में।
तो कोई ऐसा काम नोट कर लीजिएगा इसी समय, नंदा में आनंद प्राप्ति के काम या आनंद प्राप्ति वाले मुहूर्त जो हम अपने अम्यूजमेंट इंटरटेनमेंट के लिए करेंगे। भद्रा मतलब कल्याण करने वाली, ऐसे कार्य जिनसे कल्याण होना हो। जैसे आप कैंप लगा रहे हैं निःशुल्क दवा वितरण का, तो भद्रा तिथि में लगाइए, क्योंकि आप निःशुल्क लगा रहे हैं तो इसका मतलब क्या, कल्याण की भावना है, चाहे अपने कल्याण की या दूसरे के कल्याण की, आध्यात्मिक उन्नति से जुड़ा हुआ है तो भद्रा में करिए। आपको सत्यनारायण भगवान की कथा सुननी है, भद्रा तिथि में सुन लीजिए। भद्रा मतलब कल्याण करने वाली। किसी को कुछ निःशुल्क दान करना है, भद्रा तिथि में करिए। व्रत का शुरुआत करना है, भद्रा तिथि में शुरू करिए, जो हम अपने कल्याण के लिए आत्मिक उत्थान के लिए करते हैं, भद्रा। तीसरी तिथि है जया। जया मतलब क्या होता है, जय जयकार। जया मतलब जय, नाम से स्पष्ट है। तो इस तिथि में जो काम आप करेंगे उसमें आपकी विक्ट्री होगी, जय होगी, काम पूरा होगा। घर शुरू करना, गाड़ी खरीदना, सभी प्रकार के काम, नंदा और भद्रा तिथि वाले काम भी इसमें किए जा सकते हैं। जया तिथि में सभी काम किए जाएंगे। अगली तिथि है रिक्ता। रिक्ता मतलब रिक्त मतलब खाली, ब्लैंक, सादा सादा। तो इसमें सिर्फ वही काम करिए जहां पर चीजों को खाली रखना है। रिक्ता तिथि में घर बनाना शुरू करेंगे ना, तो उस घर में हमेशा कुछ ना कुछ खाली रहेगा, कमी रहेगी, पूरा तो कभी नहीं होना है उस घर में। रिक्ता तिथि किस लिए उचित है, किराए के मकान में है, मकान को छोड़ना है, रिक्ता तिथि में छोड़ के जाइए। आपके पीछे कोई शिकायत नहीं आएगी कि भैया फलाने इतने दिन थे, मारे सब तहस नहस करके चले गए। पानी कहीं से निकालना है, रिक्ता तिथि में। जल जमाव हुआ है, पहले ये तिथियां ज्यादा देखी जाती थी, कुआं वगैरह खोदा जाता था या कुछ भर भर जाता था तब। किसी चीज को खाली करना है, अगर आपको अपना अकाउंट क्लोज करवाना है तो रिक्ता तिथि ले लीजिए। जहां आप एक अच्छी समाप्ति करते हैं, वहीं से एक अच्छी शुरुआत होती है। हाँ, जॉब छोड़ना भी रिक्ता तिथि में करिए। रिक्ता तिथि में जॉब छोड़ रहे हैं तो यानी अच्छी तिथि में छोड़ रहे हैं तो अगली शुरुआत भी अच्छी मिलेगी। रिक्त मतलब खाली करना। कुछ स्त्रियां होती हैं पति के पर्स से पैसे वैसे भी निकालती हैं, तो रिक्ता तिथि देख के निकालें ताकि पूरा पर्स ही खाली कर ले जाए। तो ये रिक्ता तिथि हो गई। पूर्णा मतलब क्या है, पूर्ण, फुलफिल यानी भरा हुआ। पूर्णा तिथि में हम हर प्रकार के काम कर सकते हैं। यानी दो तिथियां ऐसी हैं, जया और पूर्णा, जिसमें हम हर प्रकार का काम कर सकते हैं आलोक जी, उसमें कोई मतलब नहीं है। जया और पूर्णा परम शुद्ध है। भद्रा में आप धार्मिक कार्य कर लीजिए। देर हो रहा राजी जी, जाना है क्या, तो जाइए कल वीडियो देखिएगा। अब आ जाइए पंचांग पे, प्रयास करते हैं कंक्लूड कर रहे हैं। अब आ जाइए, यहाँ पे हम मुहूर्त निकालेंगे। हमें देखना है ये पंचमी तिथि को कैसा मुहूर्त है। तो पंचमी में सबसे पहले पंचमी तिथि देख लीजिए, कैसी तिथि है। नंदा भद्रा जया रिक्ता करिए। पांच मतलब पूर्णा, पूर्णा तिथि है, यानी तिथि आपको क्या मिल गई, अच्छी मिल गई। लेकिन आपको काम कितने बजे करना है ये देख लीजिएगा। पंचमी रात्रि को 1:21 तक है और आपको 2 बजे मुहूर्त करना होगा, तो आपको पंचमी नहीं मिलेगी, तब षष्ठी तिथि मिलेगी। मतलब आपको ये टाइमिंग वाला कॉलम देख देख करके डिसाइड करना है। ये नहीं सोचना है कि अरे भैया पुनर्वसु नक्षत्र मिल गया, बड़ा अच्छा मिल गया।
ये देखिए गुरुवार है और पुष्य नक्षत्र है। गुरुवार को पुष्य नक्षत्र तो बहुत शुभ माना जाता है, गुरु पुख्य योग होता है। लेकिन ये पुष्य नक्षत्र जो है दिन में 4:38 तक है, यानी जो भी मुहूर्त देखेंगे उसकी टाइमिंग देख लेंगे। तो ये पंचमी को तिथि अच्छी मिल गई, पंचमी मतलब पूर्णा तिथि मिल गई। नक्षत्र पुनर्वसु बहुत अच्छा मिल गया। कौन से नक्षत्र अच्छे हैं कौन से बुरे हैं, पीडीएफ देखिएगा, शुरू में ही पढ़ाया था। अच्छे नक्षत्र बुरे नक्षत्र सब पढ़ाया हूँ। उग्र तीक्ष्ण नक्षत्र बताया हूँ, मृदु नक्षत्र बताया हूँ। उसी पीडीएफ में सर्वग्राही नक्षत्र भी लिखा है। अभी क्लास खत्म होने के बाद नक्षत्र वाला पीडीएफ में फिर से भेज दूंगा। उसमें लिखा गया है कि कौन से ऐसे मुहूर्त है जो शुभ कार्यों के लिए मान्य है। तो पुनर्वसु नक्षत्र अच्छा हो गया, नक्षत्र भी अच्छा मिल गया। योग क्या मिल रहा है, गंड मिल रहा है। योग नहीं ठीक है, तो इस मुहूर्त को मैं छोड़ दूंगा। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होगा कि सब चीजें नहीं मिलेंगी। सबसे ज्यादा जो वेटेज दिया जाएगा नक्षत्र को दिया जाएगा, नोट करिएगा। पहले नंबर पे नक्षत्र को देखना है कि नक्षत्र अच्छा मिलना चाहिए। दूसरे पे योग को देखेंगे, योग अच्छा मिलना चाहिए। तीसरे पे तिथि देखेंगे। चौथे पे दिन देखेंगे। अब हो सकता है बहुत बार तिथि भी अच्छी मिले, नक्षत्र भी अच्छा मिले, योग भी अच्छा मिले। ऐसा नहीं होता है। भद्रा वाला तो हो जाएगा, क्योंकि भद्रा सिर्फ 4 राशियों में लगनी है। तो सबसे पहले अगर आपका कोई मुहूर्त मजबूरी है, निकालना ही है, तो कम से कम नक्षत्र अच्छा मिलना ही चाहिए। फिर उसके बाद योग देख लीजिए, तब तिथि देख लीजिए। बहुत सारे केस में इमरजेंसी में आपको सब कुछ अच्छा नहीं मिलेगा। आ जाइए इस 10वीं पर। इस दिन को हम देखते हैं कैसा मुहूर्त है। 10वीं बताइए, तिथि अच्छी है कि नहीं अच्छी है? 10वीं मतलब पूर्णा, गिनिए उंगली पर। 10वीं मतलब पूर्णा। हस्त नक्षत्र भी अच्छा होता है, योग भी सिद्धि है। और आगे फिर भद्रा भी देख लेंगे। टाइमिंग जरूर देख लेंगे कि अगर ये 10वीं तिथि है तो दिन में 10:07 तक है। हस्त नक्षत्र अच्छा मिल रहा है तो रात्रि में 3:43 तक मिल रहा है। यानी हमें अगर कॉम्बिनेशन नक्षत्र का और तिथि का दोनों का बनाना है, ध्यान दीजिएगा, ये जो 10वीं तिथि है 10:07 तक दिन में है, और दिन में 7:10 तक हस्त नक्षत्र भी है। हस्त नक्षत्र तो उसके बाद भी है, लेकिन तिथि नहीं है 10वीं, एकादशी आ जाएगी। तो अगर मुझे इस समय में कोई मुहूर्त बताना होता तो मैं ऐसा समय लेता, इस मंगलवार को दिन में 10:07 के पहले का लेता, तो मुझे पूर्णा तिथि भी मिल जाती और हस्त नक्षत्र भी मिल जाता और सिद्ध योग भी मिल जाएगा, क्योंकि सिद्ध योग रात्रि में 7:06 तक है। अगर मैं ये जो हस्त नक्षत्र है रात्रि में 3:43 तक है और ये 7:06 तक है, अगर मैं 10:07 के ऊपर जाऊंगा तो 10वीं के बजाय तिथि मुझे क्या मिलेगी, एकादशी। नक्षत्र तो अच्छा मिलेगा, योग भी अच्छा मिलेगा, लेकिन ये तिथि पूर्णा से क्या हो जाएगी, नंदा तिथि हो जाएगी। ज्यादा वरीयता किसको देनी है हमेशा हर काम में, जया को और पूर्णा को। समझ में बात आ गई? कंटिन्यू रखें अभी थोड़ा। फार्मूला 2 सूत्र और हैं, वही दोनों बस बताऊंगा। सबसे ज्यादा शुभ ग्रह कौन से हैं? अभी इस क्लास के बाद पंचांग पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, भूल जाएंगे नहीं तो। एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे जिंदगी भर के लिए दिमाग में भर जाएगा। और याद रखिएगा, आपके बच्चे सबको आप पंचांग देखना सिखा देंगे, कम से कम इतना तो लोग जान ही जाएंगे, आपके बच्चे भी, कि भद्रा किस दिन है नहीं है, उस हिसाब से वो भी आगे काम कर पाएंगे। ज्योतिष सिर्फ इसलिए नहीं सीखना है कि प्रोफेसर बनना है या इससे आपको प्रोफेशन बनाना है, आपका पेशा। ज्योतिष अगर आप जानेंगे ना, तो सामने से वाले से जब कंसल्ट करेंगे तो वो जो बता रहा है समझेंगे, बेसिक बातें खुद जानेंगे। तो अच्छा, एक चीज और होगा, आपको पता है ना
और अगर आपका बच्चा सीखना चाहेगा तो उसकी पकड़ बहुत ज्यादा रहेगी। मेरी पकड़ ज्यादा क्यों है? मेरे दादा बाबा पीढ़ी दर पीढ़ी यही चलता आ रहा है। मैं तो जैसे, अगर पिताजी लड्डू बना रहे हैं तो बालक लड्डू बनाना अपने आप सीखेगा कि ऐसे ऐसे गोल करना है। तो अगर आपके पास ज्ञान रहेगा ना, तो वो जैसे आप भद्रा देखने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना, उसको आप बता दिए ऐसे ऐसे, हाँ 5 मिनट के क्लास में खत्म काम। जो पहली बार सीखता है उसको ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। चलिए, दूसरा चीज ये है, सबसे ज्यादा शुभ ग्रह कौन से हैं? सबसे ज्यादा शुभ ग्रह आपके बृहस्पति हैं और शुक्र हैं। ये दो परम शुभ ग्रह हैं। जब बृहस्पति और शुक्र अस्त होते हैं, लिखिए, जब बृहस्पति और शुक्र अस्त होते हैं तो कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। जब भी बृहस्पति और शुक्र अस्त होते हैं तो कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। जैसे शादी नहीं होगा, विवाह नहीं होगा, गृह प्रवेश नहीं होगा, घर का मुहूर्त नहीं होगा, हो सके तो नया घर भी ना खरीदिए, जमीन भी ना खरीदिए। शुक्र और गुरु के अस्त में कोई भी मांगलिक कार्य ना करिए। कारण, शुक्र क्या है? वैभव। व्हाट डज मीन शुक्र? शुक्र का मतलब है वैभव से जुड़ा हुआ, धन सुख समृद्धि, जीवन में विलासिता। और बृहस्पति क्या है? ज्ञान है। बृहस्पति क्या है? संस्कार है। आप और हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं जीवन में, खुद से, बच्चों से, परिवार से? वैभव भी रहे और बुद्धि भी रहे, दोनों मिले। तो अगर बृहस्पति और शुक्र अस्त हैं, उस समय किसी लड़की का गृह प्रवेश हो रहा है, शुक्रास्त है, तो यानी उस समय वह लड़की अपने साथ अस्त वैभव को लेकर के आएगी। बृहस्पति अस्त है तो क्योंकि वह पहली बार उस घर में प्रवेश कर रही है, मुहूर्त है वो। बृहस्पति अस्त है उस समय। बृहस्पति अस्त है तो यानी उस समय क्या है? ज्ञान का जो रश्मि है वो संकुचित है, वह फैला नहीं है। बृहस्पति तो अपनी सारी ऊर्जा सूर्य में मिला चुका है। सूर्य के ही साथ तो अस्त होंगे ग्रह। तो जब भी शुक्र और बृहस्पति अस्त होते हैं तो इसीलिए उन दिनों में शादी विवाह नहीं होता है। आप अक्सर देखते होंगे अगस्त सितंबर अक्टूबर में शादियां क्यों नहीं पड़ती हैं? क्योंकि इन दिनों में अक्सर शुक्र या बृहस्पति अस्त होते हैं या दोनों अस्त होते हैं। इसलिए कोई भी मांगलिक कार्य इनके अस्त होने पे नहीं करना है। जैसे नोट करना चाहे तो नोट करें। दुकान खोलना, व्यापार आरंभ करना, नई साझेदारी शुरू करना। दुकान खोलना, व्यापार शुरू करना, नई साझेदारी शुरू करना, किसी व्रत का आरंभ या उद्यापन करना, किसी व्रत का, कुछ लोग होते हैं कि हाँ मैं मंगलवार का व्रत करूंगा, शुरू करूंगा, रविवार का करूंगा, तो जब शुक्र और बृहस्पति अस्त रहे तब ना शुरू करें किसी व्रत का आरंभ या उद्यापन करना। वधु प्रवेश, गृह प्रवेश, भूमि पूजन, भूमि पूजन, गृह निर्माण, गृह निर्माण, यज्ञोपवीत संस्कार यानी जनेऊ, मुंडन, बालक का मुंडन, नामकरण, अन्नप्राशन, बालक को पहली बार अन्न खिलाना, अन्नप्राशन, एंगेजमेंट वगैरह, शादी ब्याह से जुड़ा सब हो गया। ये ऐसे कार्य इनके अस्त होने पे नहीं करना है। आखिरी पॉइंट नोट करिएगा, अब सूचित कर देते हैं आप लोगों को। सुपर एडवांस कोर्स की फीस सब लोग जमा कर दीजिए। 10 फरवरी से सुपर एडवांस कोर्स शुरू हो जाएगा। ये क्लास आप लोगों का खत्म ही है, तो हम ऐसे एडवांस में पढ़ाते चल रहे हैं आप लोगों को। 10 फरवरी से शुरू हो जाएगा, उसके पहले तक शुल्क जमा कर दीजिए। जो लोग शुल्क जमा करेंगे उनका ऐप कंटिन्यू चलता रहेगा, क्योंकि आपका रिन्यू हो जाएगा। जो लोग एडवांस नहीं ज्वाइन कर रहे हैं सुपर एडवांस, उनके लिए ग्रुप में मैसेज हम डालेंगे कि उनका ऐप कैसे एक्सटेंड किया जाए। हाँ, कुछ चार्ज लगेगा, जो ऐप वाले अपना लेंगे लेंगे, 400-600-700 रुपये जो लेंगे लेंगे। ऐप उनका भी बढ़ जाएगा 2 साल के लिए, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, वो हम ग्रुप में मैसेज कर देंगे। और जो लोग करेंगे उनका तो ऑटोमेटिकली चलेगा।
सुपर एडवांस के लिए आप 1-2 दिन में सब लोग सारा पेमेंट वगैरह करके कहानी खत्म कर दीजिए। 10 तारीख से हम सुपर एडवांस के लिए आप लोगों से मिलेंगे। दूसरा सूत्र, हर साल ग्रहण लगता है ना, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगता है। कब लगता है ग्रहण? सूर्य और चंद्रमा राहु के प्रभाव में आने से लगेगा ना। कुंडली में भी तो इसी को ग्रहण बोलते हैं। केतु के आने से भी कुंडली में बोला जाता है। ग्रहण लगता है हर साल। ग्रहण की डेंसिटी होती है, ग्रहण कितना घनिष्ठ है, कितना दूर है। कुंडली में तो ग्रहण हम तभी मान लेते हैं जब सूर्य और राहु दोनों एक ही राशि में आ जाएं। 1 महीने पूरे रहेंगे सूर्य और राहु एक साथ कुंडली में, तो क्या पूरे 1 महीने ग्रहण लगा रहता है? नहीं। कुंडली में असर डालेगा वो अलग विषय है, अभी उस पे आ रहे हैं। आपको ये देखना है जिस दिन ग्रहण लगा, मान लीजिए आज दोपहर को ग्रहण था, 12 बजे से था। जब भी ग्रहण रहेगा तो वो पंचांग में लिखा मिलेगा, इंटरनेट पे आएगा, टीवी पे आएगा कि आज ग्रहण है, वो तो पता चल जाएगा। जिस दिन ग्रहण है और ये है कि इतने बजे से ग्रहण है, उतने बजे की कुंडली बना लीजिए। जब आप कुंडली बनाते हैं तो वहीं पर लिखा आता है ना कि कौन सा ग्रह किस राशि में है, कितने अंश का है और किस नक्षत्र में है। नहीं आता लिखा? अब तक तो इतना तो सबको समझ में आ गया होगा। जैसे ये है, इसमें यहाँ नीचे लिखा है ना, लग्न 0 अंश का लगन, सिंह लगन है, मघा नक्षत्र में लगन है। सूर्य 6 अंश का है, वृषभ राशि में है, किस नक्षत्र में है? कृतिका में। ऐसे हर जगह कहीं ना कहीं दाएं बाएं ऊपर नीचे लिखा रहेगा कि कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में है, लिखा रहता है ना। जिस दिन ग्रहण लगा है तो उस दिन सूर्य और राहु एक ही नक्षत्र में होंगे, एकदम समीप आ जाएंगे तो नक्षत्र एक ही होगा। तो अब लिखिए, जिस दिन ग्रहण लगा हो, जिस दिन ग्रहण लगा हो उस दिन सूर्य और राहु किस नक्षत्र में है, उस दिन सूर्य राहु किस नक्षत्र में है। चाहे सूर्य राहु हो चाहे चंद्र राहु हो, दोनों के लिए यही बात है। उस दिन सूर्य राहु ऑब्लिक करके चंद्र राहु भी लिख लीजिएगा। अर्थात जिस नक्षत्र में ग्रहण लगा हो, गोचर में जब भी ग्रहण लगा हो, अर्थात जिस नक्षत्र में ग्रहण लगा हो, अगले 6 महीने तक उस नक्षत्र का, अगले 6 महीने तक उस नक्षत्र का उपयोग किसी मुहूर्त में नहीं करना चाहिए। मान लीजिए सबसे अच्छे नक्षत्र में ही लगा, स्वाति में लगा, विशाखा में लगा, अनुराधा में लगा, अच्छे नक्षत्र हैं ये। अगर इसी नक्षत्र में ग्रहण लगा है तो अगले 6 महीने तक उस नक्षत्र में कोई नया काम, जैसे ऊपर लिखाया गया क्या क्या काम है, नहीं करना चाहिए। इसमें एक शर्त, 2 शर्तें हैं। ग्रहण 2 प्रकार से लगता है, एक पूर्ण ग्रहण, एक आंशिक। पूर्ण में सूर्य पूरा ढक जाता है, आंशिक में आधा अधूरा ढका और निकल गया। जब पूर्ण ग्रहण लगेगा जिस नक्षत्र में, उस नक्षत्र को 6 महीने तक, और जब अर्ध ग्रहण लगेगा तो उस नक्षत्र को 3 महीने तक मुहूर्त में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। स्वाति नक्षत्र में बन गया पूर्ण ग्रहण तो स्वाति नक्षत्र को अब 6 महीने तक किसी भी मुहूर्त के लिए इस्तेमाल नहीं करना है। विशाखा में बन गया अर्ध ग्रहण, चंद्र ग्रहण बना, अर्ध चंद्र ग्रहण, आंशिक ग्रहण, तो 3 महीने तक विशाखा नक्षत्र को किसी भी मुहूर्त में नहीं लेंगे। विशाखा नक्षत्र में 3 महीने तक कोई नया काम काज नहीं करेंगे। ये हो गया। अगली चीज, अगला सूत्र, जिसकी जन्म कुंडली में सूर्य और राहु, सूर्य केतु, सूर्य लिख के बीच में डैश डाल के केतु, कॉम्बिनेशन में मैं बोल रहा हूं, सूर्य राहु, सूर्य केतु, चंद्र राहु, चंद्र केतु। कुंडली में ग्रहण कैसे लगेगा? जब सूर्य और चंद्रमा के साथ राहु केतु होंगे। जिसकी कुंडली में सूर्य राहु, सूर्य केतु, चंद्र राहु, चंद्र केतु, अर्थात ग्रहण दोष बना हो, अर्थात ग्रहण दोष बना हो, और दोनों ग्रह एक ही नक्षत्र में हो,
बहुत बार होगा कि सूर्य दूसरे नक्षत्र में हो सकता है, राहु दूसरे नक्षत्र में, भाव में एक ही हो, चंद्रमा तो जल्दी जल्दी बदलता रहता है, और एक ही नक्षत्र में हो, दोनों एक ही नक्षत्र में हो, तो जीवन भर उस नक्षत्र में उस व्यक्ति को, गोचर में बना तो 6 महीने 3 महीने का, लेकिन जब कुंडली में बन जाएगा तो वह नक्षत्र जीवन भर त्यागना है। तो उस नक्षत्र में जीवन भर कोई भी शुभ कर्म या नया आरंभ नहीं करना चाहिए। शिल्पा मेहता जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रही हैं, सिर्फ शिल्पा जी की बात सब लोग सुनेंगे। थैंक यू सर। सर, कैन यू हियर मी? अब सुन रहे हैं हाँ सर बहुत, मुझे? जी हाँ बिल्कुल जी सुन सर, रहे नमस्ते नमस्ते सर, थैंक यू। आपने हैं। मुझे नमस्ते। अनम्यूट किया। एक बहुत प्रश्न अभी चर्चा कर रही थी मैं, ये मुहूर्त के बारे में। हम्म, सर, ये कहीं मुहूर्त हमें देखना है, अभी सपोज घर बनाना है, न्यू रिनोवेशन करना है, तो जिसका घर रिनोवेशन करते हैं तो उसकी कुंडली के हिसाब से, या चंद्र सूर्य, ये सब हमें हमेशा देखना है, फिर हमें मुहूर्त देखना है और ये सब उसके साथ मैच करना है, या ओनली अच्छा मुहूर्त देख के कर देना चाहिए? ये बहुत द्विधा वाली बात हो गई थी मेरे लिए, कि अच्छा मुहूर्त देख लिया तो हो गया, फिर किसी ने बताया कि आपकी कुंडली के साथ वो मैच होना चाहिए, चंद्र और सूर्य देखना चाहिए। तो अभी आप लास्ट में चंद्र आपने ये बताया, चंद्र बल उसमें देखा जाता है बस। चंद्र बल देखना चाहता है, जैसे सूर्य नहीं, नहीं, सूर्य राहु दोनों जैसे आपने बताया। वो सब नहीं, वो सब छोड़ दीजिए। सूर्य को नहीं, चंद्रमा को देखना है। देखना क्या है, कैसे है, इसको थोड़ा ध्यान से सब लोग समझिए। जैसे अभी तक तो आपने तिथि देखा, नक्षत्र देखा, और योग देख लिए, भद्रा देख लिए। इसके बाद देखिए 3 प्रकार की राशियां होती हैं, चर स्थिर दो स्वभाव होती है ना। ये जी जो चर स्थिर द्वि स्वभाव है, इसी से क्या बनता है, लग्न बनती है। लगन हमेशा 2 घंटे में चेंज होती रहेगी, हर 2 घंटे में लग्न चेंज होती है ना। किसी बच्चे का जी। जन्म 11 बजे का है तो दूसरा लगन, 1 बजे का है तो दूसरा लगन। जो काम हम अस्थाई रूप से करेंगे उसमें हमें लेना पड़ेगा स्थिर लगन। जैसे घर बना रहे हैं जब, तो तिथि देख लीजिए, नक्षत्र देख लीजिए, योग देख लीजिए, भद्रा देख लीजिए, ये सब दुरुस्त मिले, और जो टाइमिंग मिले उस टाइमिंग में कोई स्थिर नक्षत्र मिले, तब शुरू करिए। दुकान अगर आप खोल रहे हैं तो दुकान आप क्या चाहते हैं, स्थिर मतलब चीज स्थिर रहे। घर आप क्या चाहते हैं, स्थिर रहे ना, तो स्थिर नक्षत्र में बनेगा। दुकान आप क्या चाहते हैं, स्थिर रहे कि चलता रहे? दुकान हर कोई चाहेगा कि चलता रहे। तो इसलिए दुकान का जब मुहूर्त देंगे तो वो किस लगन में देंगे, चर लगन में देंगे। सर, रिनोवेशन होगा तो रिनोवेशन तो हमको स्थिर में बना के कराइए, छोड़ देना है ना? हाँ जी। स्थिर में करिए, स्थिर में करिए ना, घर से जुड़ा हुआ काम है ना। हम जी। जो काम घर वगैरह में करना चाहते हैं सोचते हैं ज्यादा दिन तक टिके। जब ओके। आपको चर और स्थिर नहीं मिल पा रहा तो द्वि स्वभाव में आप सभी काम कर सकते हैं, अस्थाई वाले काम भी और अस्थिर वाले काम भी। ये हो गया एक। सुन लीजिएगा बाद में रिकॉर्डिंग, इसको उतार भी लीजिएगा जो नहीं उतारे हैं। दूसरा आपने चंद्रमा के लिए कहा, मुहूर्त में व्यक्ति के राशि का कोई मतलब नहीं है। जो कुंडली की राशि है, नाम की राशि का मतलब है। जो हमारा प्रसिद्ध नाम है उस राशि को मुहूर्त में देखेंगे। हम्म। बात को ध्यान से सुनिए। हम्म। हमने तिथि अच्छा ले लिया, नक्षत्र अच्छा ले लिया, योग अच्छा ले लिया, भद्रा भी नहीं है उस दिन, और लगन भी मुझे अच्छी मिल गई कि मुझे स्थिर काम करना है, घर बनवाना है, स्थिर लगन मिल गई। कितने बजे से कितने बजे तक लगन है वो आप निकाल लिया। हमेशा याद रखिएगा, किसी भी मुहूर्त में जो लगन आप निकालेंगे उस लगन के छठे, आठवें और 12वें भाव में पहला शर्त है कि कोई ग्रह ना हो।
कोई ऐसा लगन चुनना है, लगन वही जो कुंडली बनाते हैं वही लगन निकालना है। मान लीजिए आपको 2 बजे देखना है कौन सा लगन है, तो 2 बजे की कुंडली बना लीजिए। पहले घर में जो गिनती पड़ी, राशि पड़ी, वही लगन उस समय चल रहा है। कल सुबह 9 बजे आपको जानना है कि कौन सा लगन रहेगा। चर स्थिर द्वि स्वभाव रहेगा, मेष रहेगा, वृषभ रहेगा, मिथुन, कौन सा लगन है 2 बजे 9 बजे सुबह, तो 9 बजे की कुंडली बनाइए। लग्न मतलब कुंडली का पहला घर। जितने बजे का लग्न जानना है उतने बजे की कुंडली बनाएंगे। लग्न जो भी मिल गया, जिस राशि का लगन मिला वही लगन चल रहा। तो आप पहली चीज जो लगन लीजिए, नोट करिएगा वही जिनको नहीं पता, जो भी लग्न हम ले रहे हैं प्रयास करें उस लग्न से छठा, आठवां और 12वां भाव खाली रहे, या क्रूर ग्रह इसमें ना रहे। शुभ ग्रह तब भी चल जाएगा अगर इमरजेंसी है, वैसे तो कोई ग्रह ना रहे। अब किसी को मुहूर्त दे दिए, छठे में भी ग्रह, आठवें में भी ग्रह, 12वें में भी ग्रह, तो अब उस मुहूर्त में व्यक्ति जो, अच्छा ये बताइए, किसी भी भाव में ग्रह होने से क्या होता है, भाव एक्टिवेट हो जाता है ना। छठा रोग ऋण शत्रु एक्टिवेट है, आठवां पतन अपयश दुर्घटना एक्टिवेट है, 12वां व्यय एक्टिवेट है। एक्टिवेट तो सब रहेगा लेकिन ग्रह होने से वह ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है। तो मुहूर्त बताइए, तो ऐसा लगन चुनिए जब छठे, आठवें, 12वें में ग्रह ना हो। अगले क्लास में लगन निकालना भी सिखा देंगे, चंद्रमा की प्लेसमेंट भी सिखा देंगे। तो ये हो गया दूसरा, छठा, आठवां, 12वां खाली रहे। अब आप ये देख लीजिए, चंद्रमा को देखना है। मान लीजिए कि आपने वृषभ लगन का चुनाव कर लिया कि हाँ वृषभ लगन ठीक है, इसी में इनके घर की साहित्य पूजा होनी है। अब आपको ये देखना है उस व्यक्ति का जो नाम है, उस नाम से उसकी कौन सी राशि बन रही है। मान लीजिए मेरा नाम से, आप मेरे नाम से विचार कर रहे हैं, आदित्य से कौन सी राशि बनी, मेष राशि। ठीक, मेष राशि बन गई। वृषभ लगन में आपने चुनाव किया है। अब मेरी राशि मेष बनी आदित्य नाम से। चालू नाम लेना है, प्रसिद्ध नाम, कुंडली की राशि नहीं लेनी है। जो लोकप्रिय नाम है उसकी राशि। देखिए दो दो जगह दो चीजें चलती हैं। एक तो चलता है जहां पर हमारा ब्लड से रिलेशन बनता है, खून से संबंध जुड़ता है, वहां पे हम कुंडली वाली राशि लेंगे। शादी ब्याह में कुंडली मिलान करते हैं तो वहां पर कुंडली वाली राशि क्यों लेते हैं, क्योंकि वहां दो सजीव चीजों का संबंध बनना है, ब्लड का संबंध बनेगा। लेकिन अगर आप गाड़ी खरीद रहे हैं तो वहां पर आपका ब्लड का संबंध बनेगा, वो तो निर्जीव है, आप सजीव हैं। तो जब कोई भौतिक चीजें हैं जहां ब्लड से जुड़ा रिलेशन नहीं है, सजीव सजीव पक्ष नहीं है, तो वहां पे चालू नाम, प्रसिद्ध नाम, रेगुलर नाम जो है उसकी राशि लेंगे। तो आदित्य से पड़ी मेष राशि। जो दिन आपने निकाला है मुहूर्त का, अब आदित्य से मेष राशि बनी, तो मेष से देख लीजिएगा चंद्रमा छठे, आठवें और 12वें ना रहे। जो आपने लगन निकाला है उससे भी छठे, आठवें, 12वें नहीं पड़ना चाहिए। और जो व्यक्ति के हाथ से मुहूर्त होना है, जिसके लिए मुहूर्त है, उसके प्रसिद्ध नाम से भी छठे, आठवें, 12वें में कोई ग्रह ना हो, चंद्रमा भी ना हो। ठीक है, और बहुत सारी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें।